जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपको पता है कि हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चलाया जा रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं तो क्लास 6 से लेकर 10-12 तक की पूरी सब्जेक्ट को करने का हम लोगों ने वादा किया। इसी क्रम में हमने सबसे पहले शुरुआत किया है विज्ञान का, और विज्ञान के अंतर्गत हम सबसे पहले जो सबसे निचला क्लास है वह है क्लास 6। तो क्लास 6 के पाठ्य पुस्तक से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि आपका जो नया वाला 2023 का बुक अपडेट आया है उसके अंतर्गत कुल 11 चैप्टर था, और वो 11 चैप्टर अब आपका क्लास 6 का समाप्त हो गया। लेकिन फिर हमने देखा कि जब पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी उठाया जो 2020-21 वाला है, तो इस ओल्ड एनसीईआरटी के अंतर्गत हमें कुछ और दिखा, उसको आपको जानना ज़रूरी है। और मैं सोचा कि आपको एक बार बता दूं, और उसी अनुसार इसको भी छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए मैं पहले आपको कुछ विषय वस्तु दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि हमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो ये है आपका विषय सूची। लेकिन विषय सूची जानने से पहले एक चीज़ और मैं कहूँगा कि देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग सपोर्ट अब नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई शेयर कर रहे हैं, ना नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं डेली देख रहा हूँ तो एल्गोरिदम जो है डेली वैसे ही डाउन का डाउन ही दिख रहा है। तो प्लीज़ आप लोग लोगों तक पहुंचाया कीजिए ताकि एल्गोरिदम हमारा ठीक हो जाए और कुछ नए लोग जुड़ सके। ठीक है, तो अनुरोध है, विश्वास भी है आप सब पर कि ऐसा करोगे। तो डेली 2-4 ग्रुप में क्लास शुरू होते ही, वीडियो देखते ही आप पहले शेयर कर दिया करो। तो 2-4 लोग ही अगर डेली ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी ही छत बनता है। तो ऐसा ही हमारा छत भी तैयार हो जाएगा, आपका भी छत तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात किस पे कर रहे थे कि क्लास 6 के अंतर्गत जैसा हमने बताया कि 2023 का जो नया वाला एडिशन था, न्यू एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 के साइंस के अंतर्गत टोटली 11 चैप्टर था। लेकिन जब मैंने 2020-21 की बुक को देखा, ये देखो आप पीडीएफ देख सकते हो 2020-21 का, इस 2020-21 में आप टोटल चैप्टर देखोगे कितना, 16। कितना चैप्टर देखोगे, 16। यानी कि आपको कितने चैप्टर और कम पढ़ रहे हैं, 5 चैप्टर आपको कम पढ़ रहे हैं। तो वो 5 चैप्टर कौन कौन सा है वो आप जान लो। तो एक था अध्याय 1 ही है कि भोजन या कहाँ से आता है। तो एक है हमारा तंतु से वस्त्र तक, तीसरा चैप्टर। फिर एक है हमारा 6ठा नंबर कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और इसके बाद जो चैप्टर आता है वह है 3, जल, हमारे चारों ओर वायु, और कचरा संग्रहण एवं निपटान। यानी कि टोटल जो है 6 चैप्टर अभी और आपको जानना है। तो इन 6 चैप्टर को जानने के लिए हम सबसे पहले किस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 1 के अंतर्गत भोजन यह कहाँ से आता है। क्लियर है? तो इसके लिए आप तैयार रहें, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर 1 के अंतर्गत। तो ये देखते हैं, ये है हमारा चैप्टर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। ये छोटा सा चैप्टर है, 15-20 मिनट के अंतर्गत ये पूरी चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। जो एनसीईआरटी की प्रत्येक चैप्टर जो है, कुछ ही चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा होता है, बाकी सब आप मोटा मोटी अगर पढ़ोगे जो मेन पॉइंट, तो वो 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं भोजन कहाँ से आता है। तो आप डेली भोजन कर रहे होंगे, आज आपने अपने घर में क्या खाया ये सभी आपको पता करना है। तो आप डेली कुछ न कुछ अलग खाते हैं, तो ये आखिर आता कहाँ है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है, जो कि यहाँ पर क्रियाकलाप के रूप में दिया गया है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये इडली सांभर है, ये मछली है, ये पता नहीं कुछ और होगा। तो ये तरह तरह के खाद्य पदार्थ है। तो कहता है कि यहाँ तक जो हमने देखा उसमें कह रहा है कि इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी कि पके चावल के बारे में सोचो, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें किसी भोज्य पदार्थ को तैयार करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक या कुछ और ही ज़्यादा संघटक की आवश्यकता होती है। संघटक मतलब पदार्थ। जैसे देखो यह बताया है कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक संघटकों या पदार्थों की ज़रूरत होती है।
फिर से क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 2 में कौन कौन सी कच्ची सामग्री लगती है वो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो। रोटी बनाने के लिए क्या लगता है, आटा और जल लगता है। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाला ये सभी लगता है। तो ये सभी क्या है कि आपका कच्ची सामग्री है खाद्य व्यंजन को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं क्या कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो खाद्य सामग्री और उनके स्रोत के अंतर्गत हम जाने तो आपने देखा होगा कि गेहूं आपने देखा होगा, चावल देखा होगा। तो ये आखिर आता कहाँ से है, ये सब आखिर आता कहाँ से है, इसके बारे में जानने के लिए तो कह रहा है कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है, तो निश्चित रूप से पौधों से। मतलब फल सब्जी ये सभी कहाँ से आता है, तो पौधों से आता है। उसी तरह गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। यानी कि गेहूं और धान कहाँ से आता है, चावल तो खेतों से आता है, पौधे से आता है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये सभी आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दी गई है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हमारे छोटे छोटे सीढ़ियों से ही हमारा छत तैयार होता है। तो ये जो है क्लास 6, 7 ये सभी का चैप्टर जो है आपका एक सीढ़ी है, लेकिन इस सीढ़ी में भी बहुत सारी कंक्रीट और सीमेंट लगता है। तो उसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी शामिल है। अब क्रियाकलाप 3 दिया है। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं और कुछ उदाहरण के में इस तरह से दिखाया गया है कि ये धान का खेती है, गेहूँ का परिवहन हो रहा है, ये सभी अनाज का स्रोत है। बात समझ गए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव्य उत्पाद प्राप्त होता है। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देता है? तो आप बताइए, कमेंट में बताइए कि वह कौन कौन से जंतु है जो हमें दूध देता है। ऊपर की पॉइंट में कुछ समझने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा रहा, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी ये याद करने की और कराने की, वहाँ पर हम ज़रूर आपको कराएंगे। आगे पॉइंट कहता है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो कह रहा है पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, यानी कि पत्ती को हम खाने के रूप में करते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं, यानी कि फल को भी खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। यानी कहना ये चाह रहा है कि पौधों की हम किस भाग से खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो अलग अलग भाग से, कहीं पत्ती से, तो कहीं फल से, तो कहीं जड़ से, तो कहीं तना से, तो कहीं पुष्प से। यानी कि पौधों के पत्ता, फल, फूल, तना, जड़ ये सभी को हम खाते हैं, अलग अलग पौधों का, ठीक है। ये ना कि एक ही आम का वर्ग पेड़ लिए, आम के पेड़ में उसका भी जड़ खा रहे हैं, उसी का पत्ता भी खा रहे हैं, उसी का फल भी खा रहे हैं, उसी का फूल भी खा रहे हैं, नहीं, अलग अलग पौधों का अलग अलग खाद्य पदार्थ खाया जाता है। कह रहे कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी मतलब जो पिट्ठा बनाते हैं, पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए, मतलब घर पे जाइए, सीताफल लाइए और उसको बनाइए, मम्मी को बोलिए बनाने के लिए और खाइए और पता कीजिए। कह रहा है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौन कौन से भाग है, पौधे ऐसा है जिसका 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य है? ये बात याद रखना है, ठीक है, कि कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए क्या, तो सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का हम उपयोग साग बनाने में करते हैं। बिल्कुल। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? ये सभी के बारे में आपको सोचना है। क्लियर है? तो हम क्या समझे कि जो पौधों को खाने के जो भाग है उसके अंतर्गत हमें 2 चीज़, सरसों के हम क्या क्या खाएंगे, तेल और साग, इसी तरह से आपको सोचकर बताना है। हाँ, तो बात समझ गए सरसों के बारे में, ये याद रखना है, ठीक है। कभी भी आपसे सवाल पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्न में से किसके भाग को
किस पौधे के 2 से अधिक भाग को खाते हैं। और एक तो एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी आपको सरसों के बारे में दे दिया, और एक जो है केला के बारे में आपको सोचने के लिए बोला है। ठीक है, तो वो आप सोच सकते। अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है कि बैगन का भरता, खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा क्या है, तो बैगन का भरता। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि उस संघटक या स्रोत बैगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है, फल, मिर्च मसाला का फल, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से हम क्या, तो बीज। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन ये सभी का हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। बैगन का क्या खाते हैं, फल खाते हैं। मिर्च मसाला का क्या खाते हैं, फल खाते हैं। ये आपको क्रियाकलाप दिया है, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक तरह का पेड़ है जिसके हम कौन कौन से भाग खाते हैं उसके बारे में। तो ये नीचे वाली जो आप भाग देख रहे हो, इसमें 2 तरह का जड़ होता है। ये हम कौन सी क्लास में, शायद 4 या चौथा या 5वां अध्याय में, क्लास 6 के चौथे या 5वें अध्याय में पौधों के बारे में पढ़ाए हैं, उसका वीडियो आप देख लेंगे। तो नीचे वाली जो आपको जड़ दिख रहा है, ये 2 तरह का जड़ है, एक प्राथमिक जड़ है और एक द्वितीयक जड़ है। इन दोनों को मिलाकर के हम मूल तंत्र बोलते हैं। फिर आप ध्यान से देखोगे तो इस पत्तियों में यहाँ पर कलिका दिखेगा। ये 2 पत्तों के बीच में जो लाइन होता है उसको इंटरनोड कहते हैं, और जहाँ पर पत्तियाँ जुड़ता है उसे नोड कहते हैं। ये आप पत्ती देख रहे हो, ये सीधी लाइन जो दिख रही है वो तना है ना। फिर ये आपका फल जो है, पतला सा एक कुछ निकला वो फल है, ऊपर का पुष्प है। इस पिक्चर को आप बढ़िया से देख लीजिए। एक बार हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, पिक्चर को बढ़िया से देखिए, कौन से भाग कहाँ पर है। ये पुष्प है, फिर फल है, फिर तना है जिसको स्तंभ कहते हैं, फिर पत्ती है, फिर नोड, इंटरनोड, कलिका है, फिर प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि देखो एक डायरेक्टली प्रश्न पूछ देगा कि निम्न में से कौन प्रारोह तंत्र के उदाहरण हैं, या निम्न में से कौन प्रारोह तंत्र में शामिल है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये वाली, ये प्रारोह तंत्र का पूरा रूट है। यानी कि इस प्रारोह तंत्र के अंतर्गत हमें क्या क्या आता है, कलिका आता है, इंटरनोड, नोड, पत्ती, तना, फल, फूल, ये सभी क्या है, प्रारोह तंत्र का उदाहरण है। और मूल तंत्र के अंतर्गत क्या है, तो 2 ही होता है, एक प्राथमिक मूल और एक द्वितीयक मूल। तो सवाल आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन प्रारोह तंत्र का उदाहरण नहीं है। यहाँ से 3 ऑप्शन दे देगा और एक यहाँ से आपको द्वितीयक मूल दे देगा। तो क्या आप लगा लेंगे, सही आंसर हो जाएगा कि प्रारोह तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है, तो द्वितीयक मूल और प्राथमिक मूल प्रारोह तंत्र का उदाहरण नहीं है। बाकी नोड, इंटरनोड, कलिका, तना, पत्ता, फल, फूल ये सभी प्रारोह तंत्र का उदाहरण है। अब मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे इस चीज़ को। अब आते हैं क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में कुछ नहीं है वैसा। अब यहाँ पर देखिए ये बूझो और पहेली है। क्या कह रहा है कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले हो सकते हैं। ये आपको प्रयोग के लिए बोला गया है, और बचपना न करना है कि किसी को भी उठा के तोड़ के खा लेना है कि देखते हैं खाने योग्य है कि नहीं। आगे है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में यह है कि मूंग और चने के कुछ बीज, सूखे बीज लीजिए। अब उसको भिगाना है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, कपड़ा में लपेट देना है, और उसके बाद देखना है कि क्या एक छोटी छोटी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है। ये आप बहुत प्रयोग किए होंगे। ठीक है, ये आप बहुत प्रयोग करते हैं। तो कहता है यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। यानी कि बीज को अंकुरित करने के लिए आपको क्या करना है, तो उसको सूखे बीज को लेना है, उसमें पानी डालना है, कुछ समय के लिए छोड़ना है, फिर उसको कपड़े में लपेटना है। उसमें उजले उजले जो भाग निकलेगा वो क्या होगा, अंकुरन का क्रिया होगा। यहाँ पर दिया साबुत मूंग और अंकुरित मूंग। साबुत मूंग का मतलब कच्चा मूंग, ठीक है, और अंकुरित मतलब जिससे अंकुरन निकल चुकी। कहता है यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? यही प्रक्रिया है। अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, जो कि आप डेली करते होंगे। अगर रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप इससे वाकिफ पूरी तरह से। यहाँ पर चना के बारे में है, आप भी खाते होंगे चना के बारे में। अब थोड़ा सा पॉइंट मधुमक्खी के बारे में है। करें कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद, यहाँ से आपको याद रखना है।
मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। तो आपको क्या याद रखना है कि मधुमक्खी जो है मकरंद कहाँ से प्राप्त करता है, तो फूल से मकरंद प्राप्त करता है। फूल और उनके मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। यानी कि शहद मधुमक्खी कैसे तैयार करता है, तो फूलों के मकरंद से तैयार करता है। यही पॉइंट आपको याद रखना है। शहद कैसे होता है, तो फूलों के मकरंद से होता है। चलिए जल्दी से एक सवाल बताइए कि वह कौन सा पौधा है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि उसके एक से अधिक भाग खाया जाता है। वह कौन सा पौधा है जिसके 2 भाग खाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट में आप बताइए, अभी पढ़े थे। हाँ, तो ये समझ गए कि मधुमक्खी जो है मध कहाँ से लाएगा, तो फूलों के मकरंद से। 1.4 पॉइंट कह रहा है कि जंतु क्या खाते हैं। तो आप देखते होंगे आसपास के बहुत सारे जंतु होता है, कुछ पालतू होता है, कुछ जंगली होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपके पास ये ध्यान होता होगा कि ये सभी खाता क्या है। तो क्या खाता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कह रहा है यहाँ देखिए गिलहरी को अखरोट खाते हुए दिखाया है। गिलहरी जिस देखे होंगे। क्रियाकलाप 6 है, यहाँ पर आपको जंतु और उनका भोजन दिया गया है। कौन क्या खाता है उसको आप इस बॉक्स में भरना है। जैसे भैंस क्या खाता है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाता है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध, ये सभी को खाता है। उसी तरह से अन्य सभी का आपको भरना है यहाँ पर, जो कि आप भरते रहेंगे। अब आता है क्रियाकलाप 7। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट कहता है कि पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि ये कहा गया कि वैसे जानवर जो सिर्फ पादप और पौधे और पौधे के उत्पाद को खाता है शाकाहारी जंतु कहलाता है। कहता है यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि जो दूसरे प्राणियों को खाए उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। फिर कहता है कि क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधा और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए और इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो क्या कहना है, ये 1.6 एक टेबल है आपका। इस टेबल के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं को भरना है। शाकाहारी हम उसको कहेंगे जो सिर्फ पौधा और पौधे के उत्पाद को खाता है। मांसाहारी हम उसे कहते हैं जो सिर्फ एक दूसरे प्राणी को खाता है। सर्वाहारी वो होता है जो दोनों खाता है, मांस, मछली, पेड़ पौधा दोनों खाता है। अब यहाँ सवाल है पहेली के मन में कि मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे। मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे, तो ये सवाल है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताएंगे। आखिर ये पहेली की समस्या को सुलझाएंगे। मनुष्य शाकाहारी है, सर्वाहारी है या मांसाहारी है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो आइए चलते हैं अब हम प्रमुख शब्द की ओर, यानी कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होने वाला है, बस इसकी थोड़ी सी अब ब्रीफिंग बाकी है। तो हमने देखा संघटक। तो संघटक क्या होता है, किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए, किसी भी भोज पदार्थ को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों या संघटकों की ज़रूरत होती है। खाद्य क्या है, तो खाने वाले भाग है। मकरंद क्या है, तो फूलों की मीठे रस है जिसे मधुमक्खियाँ मकरंद के रूप में प्राप्त करके मध बनाती है। अंकुरित बीज क्या है, तो किसी सूखे बीज को पानी में डालकर कुछ समय छोड़ने के बाद उससे जो उजला भाग निकलता है उसे अंकुरन या अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी क्या है, तो शाकाहारी वह है जो सिर्फ पादप और पादप उत्पाद को खाता है। मांसाहारी क्या है, तो मांसाहारी जो किसी दूसरे प्राणी को खाता है। सर्वाहारी क्या है, तो जो पौधे और जंतु दोनों को खाता है उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। अब आता है हमारा सारांश। तो सारांश क्या है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं सर्वाहारी कहते हैं, जो कि ऊपर के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर अभ्यास है, आप इस अभ्यास को लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ऑप्शन फिल कर सकते हैं। ये सभी जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था और बाकी ये नीचे अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सोचने के लिए है कि क्या आपके पास के सभी व्यक्ति को खाने के लिए प्राप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों। और दूसरा है कि हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। ये आप सोचिए और समाज में बदलाव लाइए।
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। क्या था? चैप्टर नंबर 1 जो नए एनसीईआरटी में नहीं था, पुराने एनसीईआरटी के तहत ये दिया गया है, तो हम पुराने एनसीईआरटी को भी आपको कंप्लीट करा दिए। क्लियर? तो फिर से वही बात, अब अगला चैप्टर फिर से हम क्लास 6 का ही लेके आएंगे, जो कोई और नए तरह से होंगे। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, लेकिन फिर से वही कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो और उनको बोलो कि हाँ कुछ बेहतर इस क्लास में है, तो वो भी हम से जुड़ेंगे, आपसे भी जुड़ेंगे और कुछ नए लोग जुड़ते जाएंगे, एक नया समूह बनता जाएगा, फिर इसी तरह से कारवां चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।